नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के 72 दिन हो गए हैं और इसे मजबूत करने की कड़ी आज से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किसान पंचायतों की सीरीज से शुरू की जाएगी, जो कि फरवरी के आखिरी तक चलेगी। इनका आयोजन राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से किया जा रहा है। आरएलडी ने पिछले हफ्ते किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया था। आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने गुरुवार को कहा कि किसान पंचायतों का मकसद सरकार को यह बताना है कि ये एक बड़ा आंदोलन है। इसमें राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि वे किसानों तक पहुंचे और दूसरे लोगों को भी इस मुद्दे की संवेदनशीलता बताएं। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के नेता सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने में लगे हैं। 9 विपक्षी दलों के 12 सांसदों ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कृषि कानूनों पर सदन में अलग से चर्चा की मांग रखी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े और पुलिस की तैयारियों को देखते हुए विपक्षी नेताओं ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर भारत पाकिस्तान बॉर्डर जैसा नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे ने 6 फरवरी को यानी कल 3 घंटे के चक्का जाम का ऐलान किया है और इसे लेकर किसान नेता और सुरक्षा बल अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों की 31 कंपनियों की तैनाती 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें कि लगातार किसान आंदोलन में तेजी देखने को मिल रही है। अब कई जो दल हैं उनका समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है। कल पूरे देश में किसान चक्का जाम करेंगे। आपको बता दें कि आज 72वां दिन है इसका और जाम की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। वहीं यूपी और राजस्थान में किसान पंचायतें शुरू हो चुकी है। आरएलडी की तरफ से पंचायतें की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा जो किसान हैं उनसे जुटने की अपील यहां पर की जा रही है। तो चलिए आशुतोष कुमार संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं दिल्ली से। आशुतोष, जिस तरीके से 26 जनवरी की तस्वीर हमने देखी है, अभी तक वो तस्वीरें हमारी आंखों से नहीं गई है, लेकिन अब एक बार फिर से किसान तैयारी कर रहे हैं चक्का जाम की। कल पूरे देश भर में चक्का जाम किसानों की तरफ से बुलाया गया है, लेकिन बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए भी है कि किस तरीके से इस चक्का जाम को काबू में लिया जाए और जो अव्यवस्थाएं पहले दिल्ली हिंसा में देखने को मिली थी वो अब इस बार नजर ना आए। तो क्या कुछ तैयारियां फिलहाल प्रशासन की तरफ से की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं जो प्रशासन है वो बिल्कुल अलर्ट पे है। जो पुलिस की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था बनाने की, वो राजधानी दिल्ली में बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल चौकस है। जो आप देखेंगे तस्वीरें आई हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर है या अन्य बॉर्डर है जहां आंदोलन चल रहा है, वहां पे कई स्टेप की बैरिकेडिंग की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा आपको बता दें जो दिल्ली के अन्य राज्यों के लगने वाली सीमाएं हैं वहां पर भी एहतियातन सुरक्षा इंतजाम जब से आंदोलन चल रहा है तब से किया गया है और लगातार किया जा रहा है। तो जो चक्का जाम का ऐलान किया गया है उसमें यह भी बात है कि उसका दिल्ली एनसीआर में दिल्ली में उसका असर नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिल्ली में नहीं किया जाएगा, वो अन्य पूरे देश में किया जाएगा। और रही बात यहाँ के आंदोलन की, तो आंदोलन सुचारू रूप से चल रहा है और आंदोलन बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से 26 जनवरी को हिंसा हुई थी दिल्ली में, जिसके बाद माना गया था, देखा गया था कि कमजोर पड़ रहा है आंदोलन, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने इमोशनल अपना एक मैसेज दिया था, जिसके बाद फिर से किसान आंदोलन में एक रौनक आई है। किसानों की संख्या लगातार आंदोलन में देखी जा रही है। वहीं विपक्षी दलों का लगातार इसका समर्थन मिल रहा है और इसको लेकर के कल जो प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का कई विपक्षी पार्टियों का वो गई थी और उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर पे नुकीले लगाई गई थी उसको हटाया भी गया था। तो तमाम बातें हैं, लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है राजधानी दिल्ली में।
लेकिन आशुतोष, अगर कहीं ना कहीं इस पूरी स्थिति को हम देखें तो एक तरफ विपक्ष का कहना है कि जो बॉर्डर है वहां पर भारत और पाकिस्तान की जैसे स्थिति फिलहाल बनी हुई है, किसानों का आंदोलन वहां पर नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार की ट्रैक्टर रैली में तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं अब चौकन्ना तो रहेगा ही और इसकी तैयारी भी की जा रही है। और आपका भी जिस प्रकार से आपने बताया है कि प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, तो ये तो लाजमी है। अगर कहीं कल अगर किसी प्रकार की तस्वीरें बिगड़ती है तो सुचारू रूप से किस तरीके से व्यवस्था वहां पर की जाए, तो ये तो जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है ना। जी बिल्कुल। जो 26 जनवरी को जो हुआ, यही विपक्ष के लोग और यही किसान नेता कहते नजर आए कि ये जिम्मेवारी किसकी थी? पुलिस की थी। तो अगर पुलिस बैरिकेड्स नहीं लगाएगी तो फिर कैसे एक जो भीड़ आएगी उसको कैसे रोका जाएगा? इसको जो सीमा पर जो सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कई स्टेप की बैरिकेडिंग की गई है, सीमेंटेड बैरिकेड्स की गए हैं, जिसकी वजह से लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो देश की जो सीमाएं होती हैं उस तरीके से दिल्ली और गाजीपुर या अन्य राज्यों की जो सीमाएं हैं वहां पर पुलिस सुरक्षा की गई है। एक तरीके से वो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर इसको सुरक्षा इंतजामों के तौर पर देखें तो ये जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रव 26 जनवरी के दिन हुआ उससे देश शर्मसार है और वो उसकी पुनरावृत्ति न हो उसके लिए जो दिल्ली पुलिस है वो उसने चाक चौबंद व्यवस्था की है और वो काबिले तारीफ है, जरूरी है। और सुरक्षा इंतजाम लगातार किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति हो तो उसे पुलिस निपट जाए और उसी दिशा में पुलिस लगातार कार्य कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष कुमार तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए 72वां दिन आज किसान आंदोलन का है, तो वहीं दूसरी तरफ कल चक्का जाम बुलाया गया है। अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। एक तरफ विपक्ष का समर्थन भी लगातार किसान आंदोलन को मिल रहा है। फिलहाल 3 घंटे जाम का ऐलान यहां पर किया गया है किसानों की तरफ से और लगातार प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जिस प्रकार की तस्वीरें पहले 26 जनवरी को देखने को मिली थी दिल्ली भर से, वो एक बार फिर से ना देखने को मिली। तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी किसानों की तरफ से भी यहां पर बनाई जा रही है और दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी आगे की रणनीति फिलहाल बनाई जा रही है। तो चलिए बढ़ते आगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी विदेशी प्रोपेगेंडा की अब कलई खुलने लगी है। किसान आंदोलन के समर्थन में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की ओर से एक टूल किट ट्वीट किया गया था, जिस पर अब हंगामा खड़ा हो गया है। अब उस टूल किट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि इस टूल किट को कनाडा स्थित एक खालिस्तानी समर्थक संगठन द्वारा तैयार किया गया था। इस टूल किट का उद्देश्य भारत की छवि को खराब करना था। ग्रेटा थनबर्ग द्वारा ट्वीट किए गए इस टूल किट को एक स्वघोषित खालिस्तान समर्थक एमओ धालीवाल द्वारा सह संस्थापित पीस फॉर जस्टिस द्वारा तैयार किया गया था। यह संगठन कनाडा के वैंकूवर में स्थित है और इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भारत के खिलाफ लक्षित कार्यों की सूची को विस्तार से लिखा गया था। टूल किट में भारत की योग, चाय और विश्व गुरु वाली छवि को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई। इतना ही नहीं, इस टूल किट में 26 जनवरी को प्रवासी भारतीयों द्वारा वैश्विक व्यवधान डालने और कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात भी कही गई थी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से विदेशी हस्तियां लगातार किसान आंदोलन पर प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, उसके बाद एक खुलासे अब होते जा रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद ये सामने आया है कि इस पूरे आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन को घेरने की तैयारी को लेकर यहां पर एक टूल किट तैयार किया गया था, जिसमें उन तमाम बातों का जिक्र किया गया था कि आखिरकार कैसे अब आंदोलन को और भी बढ़ा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि किसी खालिस्तानी व्यक्ति की तरफ से यह टूल किट बनाया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। आरबीआई इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आम बजट के बाद उम्मीद ये लगाए बैठे मिडिल क्लास को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब रेपो रेट अभी भी 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही रहेगी। आपको ये भी बता दें कि आरबीआई की नजर राजकोषीय घाटे को
को कम करने पर है और यही कारण है कि एक्सपर्ट पहले ही इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही ब्याज दरों को पहले ही काफी कम किया जा चुका है, ऐसे में इस बार भी उम्मीद कम थी। और गौरतलब है कि आम बजट 2021 और 22 पेश होने के बाद पहली बार रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा की है। तो चलिए, ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रशांत, अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से उम्मीद का जताई जा रही थी कि बजट में रेपो रेट को लेकर थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब यहाँ पर क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान आरबीआई की तरफ से किया गया है। क्या कुछ चीजों को फिलहाल इस पॉलिसी में शामिल किया गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 3 तारीख से 5 तारीख मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई है और आज 5 तारीख को जब यह समिति की बैठक पूरी हुई तो नीतिगत दरों के ऊपर प्रेस वार्ता हुई। आरबीआई के चेयरमैन ने बताया है कि 4% पर यथावत रखने का प्रस्ताव लिया गया है, जबकि रिवर्स रेपो रेट जो कि 3.35% उसको वही रखा जाएगा। आप देखिए, कई बार ऐसा हुआ है जब मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत दर को यथावत रखने का फैसला लिया गया। इससे पहले अगर बात करें तो 22 मई 2020 को नीतिगत दर को संशोधित किया था, जिसमें ब्याज दर में कटौती करके अब तक के सबसे 2 लेवल पर आरबीआई ले गया था। ये नहीं थी कि अब ये ऐसी कटौती होगी, क्योंकि पिछली बार कटौती हुई वो 115 आधार अंकों की कटौती थी, जो बहुत बड़ी कटौती मानी जा रही थी। लेकिन नीतिगत सुधार रख रखी है रिजर्व बैंक ने, जिसके जरिए उम्मीद की जाती है कि कोविड-19 के संकट से जो अर्थव्यवस्था को समर्थन देने की उम्मीद की जा रही है, वो जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो उसमें आरबीआई कुछ चेंजेस ला सकता है। उसके अलावा महंगाई दर पे भी आरबीआई ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अनुमान से बेहतर स्थिति में, हालांकि फ्यूल कीमतों से इस पर असर पड़ा है, इसको माना है आरबीआई ने। और आरबीआई ने जो अनुमान दिया है 2021-22 के लिए, उसने कहा है खुदरा महंगाई पूर्व में जो उनका अनुमान था 5.8 रहने की, वो बदल के अब 5.2 से लेके 5.5 तक रहने की उम्मीद है जी। उसके अलावा आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि तेजी से रिकवरी हो सकती है इकोनॉमी में, ये एक बड़ी अच्छी बात है। और जो जीडीपी की दर है, हालांकि उसमें थोड़ा चेंजेस है, बजट में 11% होने का अनुमान था, लेकिन आरबीआई की जो ये बैठक हुई है इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि 10.5% की बढ़त होनी चाहिए। उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी एक बड़ी घोषणा आरबीआई ने की है। आरबीआई ने कहा है कि एनबीएफसी को ऑन टैप टेल्ट्रो के दायरे में रखा गया है। डिफॉल्ट परसेंट और बॉन्ड में एफपीआई की छूट दी गई है, इससे काफी फायदा मिलेगा। उसके अलावा भारत के बॉन्ड मार्केट को मजबूत बनाने के लिए आरबीआई ने रिटेल निवेशकों को सरकार के साथ निवेश करने के लिए खाता खोलने की एक नई स्कीम भी लॉन्च करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरबीआई जल्द संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसके जरिए रिटेल निवेशक सरकार के साथ सरकार के बॉन्ड में निवेश के लिए खाता खोल सके। तो एक बड़ी बात है जिससे भारत के बॉन्ड मार्केट को भी फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के जो सरकार ने बताया, आरबीआई ने बताया जी, मजबूत करने का काम किया गया है। जी आयुषी जी, चलिए प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान फिलहाल आरबीआई की तरफ से किया गया है, जिसमें ब्याज दरों में फिलहाल किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट जो पहले थी उसी पर ही बनी रहेगी। तो आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम जानकारी दी है। किसान आंदोलन और संसद में विपक्ष के हंगामे का सामना कर रही मोदी सरकार पर शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी की ओर से बजट को लेकर ट्वीट किया गया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्तों के लिए बनाए गए बजट में जवानों को धोखा दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सीमा पर जवान चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा। भारत के रक्षकों के साथ धोखा किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी द्वारा इससे पहले भी बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया था। राहुल गांधी का आरोप था कि वित्त मंत्री ने बजट में रक्षा को लेकर कोई जिक्र नहीं किया, रक्षा मंत्रालय का बजट भी नहीं बढ़ाया गया है। इस मसले पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। राहुल की ओर से आरोप लगाया गया है कि बजट में सिर्फ मोदी सरकार के करीबी करोड़पतियों का ध्यान रखा गया है, लेकिन जो जवान चीन का सामना कर रहा है उसके लिए इस बार कुछ भी नहीं किया गया। इससे चीन को किस तरीके का संदेश दिया जा रहा है?
तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जब से बजट की घोषणा यहां पर की गई है, लगातार बजट को लेकर राहुल गांधी निशाना साधते नजर आ रहे हैं केंद्र सरकार पर। एक बार फिर से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जवान हैं, जो हमारे देश के जवान हैं, जो लगातार सीमा पर डटे हुए हैं, इस बार उनके लिए इस बजट में किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। एक प्रकार का छलावा केंद्र सरकार की तरफ से जो जवान हैं उनके साथ किया गया है। इससे पहले भी राहुल लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर, तमाम चीजों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए और एक बार फिर ट्वीट के माध्यम से इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि इस बार के बजट में सेना के लिए कुछ भी नहीं किया गया। जो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जिस तरीके की स्थिति फिलहाल लगातार बनी हुई है, चीन के साथ विवाद लगातार चल रहा है, जवान वहां पर डटे हुए हैं, उनके लिए किसी प्रकार का ऐलान सरकार की तरफ से किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी ने एक बार फिर से एंट्री मारी है। खासकर 3 पहाड़ी राज्यों में जो है बर्फबारी ने वहां की धरती को सफेद कर दिया है। ज्यादातर हिल स्टेशन में पारा 0 के नीचे जा चुका है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी राज्यों में बारिश के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज भी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। चंद दिनों की हल्की सुस्ती और नरमी के बाद मौसम ने एक बार फिर से सर्द तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मौसम बदलने का असर दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर बारिश हुई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव हुआ। पंजाब के लुधियाना में भी जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से लुधियाना में दिन के तापमान में गिरावट आई है। तो आपको बता दें कि कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से सर्दी ने अपने तेवर दिखाए हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी ने एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है। फिलहाल 3 से 4 दिनों तक इसी प्रकार का बदलाव मौसम में देखने को मिलेगा। लगातार बर्फबारी पहाड़ों पर जारी रहेगी, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा और कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, जिस तरीके से थोड़ी बहुत राहत कहीं ना कहीं सर्दी से देशवासियों को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से पहाड़ी राज्यों में कल हमने देखा कि लगातार बर्फबारी वहां पर जारी है, साफ तौर पर इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है कि कब तक ऐसा ही मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा? जी ऐसे सही है। पिछले 2-3 दिन से जो है मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। दिन का तापमान बढ़ा हुआ था, लेकिन सुबह और शाम और खास करके रात के तापमान में थोड़ी कमी देखी गई थी। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से पश्चिमी विक्षोभ का जो मौसमी तंत्र है वो बना हुआ है। वो उत्तरी हिमालय के जो इलाके हैं, खास करके कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उससे अर्जोन जो इलाके हैं, उसके ऊपर से जो मौसमी तंत्र गुजर रहा है और इसका असर जो है दिन के तापमान में भी दिखाई देगा। पिछले 2 दिन की अगर बात करें, कल और आज, तो सुबह और शाम जिस तरह की ठंडक दिखाई दे रही है, तापमान में कमी, लेकिन दिन का पारा जो है लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन इन 1-2 दिनों में जो है सर्दी का असर दिखाई दे रहा है। और किसानों की अगर बात करें इसमें, तो किसानों के लिए ये जो मौसम है फायदेमंद है। कई किसान लोगों से बातचीत हुई, उसमें ये कहा गया कि अगर 1-2 बारिश और हो जाती है अच्छी सी, तो जो फसलें खेतों में खड़ी है उनके लिए ये अमृत के समान होगा। और मावठ की जो बात करता हूँ, तो इस पूरे सर्दी के सीजन में 1-2 बार ही ऐसी बरसात देखने को मिली थी। लिहाजा अब भी 2-3 दिन के लिए अगर ये मौसम इसी तरह से, मौसम विभाग का भी ये कहना है कि इस पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के इलाकों में पड़ने
पड़ेगा। लिहाजा सुबह और शाम की जो सर्दी बनी रहेगी और दिन का तापमान जो है वह सामान्य से 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। लिहाजा इस तरह का जो मौसम है वो अगले 1-2 दिन और बनने की संभावना जताई जा रही है। जी जी रवीश जी, अगर आज के तापमान की मैं बात करूं तो प्रदेश में फिलहाल किस प्रकार का मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? क्योंकि पिछले 2-3 दिनों की अगर बात करूं तो लगातार थोड़ी बहुत गर्मी जरूर महसूस लोगों को हो रही थी। फिलहाल आज के तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? ये सही है, दिन के तापमान में थोड़ी वृद्धि है और जो गर्मी की सीजन की शुरुआत की बात करें तो लोगों ने तो गर्म कपड़े भी उतार करके रख दिए थे। और लेकिन ये जरूर है कि सुबह शाम की जो ठंडक है वो मौसम में अभी 1-2 दिन से तेज हवाएं भी चल रही थी और ठंडक बढ़ी हुई थी, लेकिन दिन के तापमान में वृद्धि जो हो रही है इससे लोगों का ये कहना है और लोगों का भी ये मानना है कि अब सर्दी चली गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमूमन शिवरात्रि तक जो है इस तरह की सर्दी का मौसम का बदलाव दिखाई देता है, जिसमें कि दिन में तो गर्मी और रात के समय में सर्दी। तो ये माहौल अभी कुछ दिनों और चलेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अभी 1-2 दिन का अगर तापमान बात करें तो मौसम इसी तरह की संभावना जताई जा रही है, जिसमें कि दिन का तापमान धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, लेकिन रात के तापमान में 1-2 डिग्री और कम। इस लिहाज से रात में सर्दी और दिन में गर्मी का ये जो मिला जुला असर दिखाई दे रहा है वह अगले 2-3 दिन और ऐसे ही रहने की संभावना जताई जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल पुरोहित जी बने रहिए आप हमारे साथ। विशाल गर्ग यहाँ पर जुड़ रहे हैं देहरादून से, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ वहां पर मौसम का मिजाज है। विशाल, कल जिस तरीके से देखने को मिला, लगातार जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां पर बर्फबारी एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है। कहीं ना कहीं इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। अगर आज की मैं बात करूं तो फिलहाल आज क्या कुछ प्रदेश में मिजाज बना हुआ है मौसम का? बिल्कुल आयुष, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया था 3 दिनों का, तो उसमें हमने देखा कि लगातार जो बर्फबारी है वो पहाड़ी एरियो में देखने को मिली है। चाहे हम धनौल्टी की बात करें, चक्राती की बात करें, तो उसमें लगातार जो हमने बर्फबारी का जो मंजर है वो देखा। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी काफी बारिश हुई। तो उसके लिहाज से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मैदानी क्षेत्र है उसमें सर्दी जो बढ़ने की संभावना है वो जताई जा रही है, क्योंकि अभी तक जैसे कि हमने देखा कि जनवरी का महीना काफी गर्म रहा है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मौसम विभाग ने अंदेशा जारी किया तो उसके बाद 3 दिन तक का जो अलर्ट जारी था उसमें हालांकि प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां कर ली गई थी, अलाव की व्यवस्था जगह जगह कर दी गई थी, रैन बसेरे की व्यवस्था कर दी गई थी, क्योंकि भारी मात्रा में पर्यटक उत्तराखंड में आ रहे हैं घूमने के लिए। तो उसके लिहाज से ये महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और जिस तरह से हमने देखा कि पहाड़ी एरियो में लगातार 2-3 दिन लगातार जो बर्फबारी हुई है वो देखने को यहाँ पर मिली है। आयुषी जी, क्या कुछ विशाल मौसम विभाग का और कहना है कि कब तक ऐसे ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिला, बर्फबारी कब तक ऐसे ही जारी रहेगी? बिल्कुल आयुषी, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आज के समय में जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो मौसम विभाग का साफ तौर से कहना है कि अभी पारा जो है वो बहुत लो में रहने वाला है और हालांकि धूप निकलेगी थोड़ी, लेकिन उसके बाद फिर से जो मौसम है वो बना रहेगा और बारिश के साथ साथ बर्फबारी के आसार भी लगातार जो है वो मौसम विभाग जता रहा है। आयुषी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल गर्ग तमाम जानकारी देने के लिए। रमेश पुरोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। सर्द हवाएं लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं शिमला और उत्तराखंड की, जहां कल एक बेहद अलग नजारा देखने को मिला, जहां शिमला में एक तरफ सीजन की पहली बर्फबारी हुई और लगातार पर्यटक भी अब वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी अब बढ़ावा देखने को मिल रहा है। तो चलिए, बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।